हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे प्रॉब्लम, एक ऐसे डिसऑर्डर के बारे में जिसके बारे में सुने तो सभी लोगों हैं, जानते भी मैक्सिमम लोग हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों को थोड़ा बहुत डाउट है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो अवेलेबल होने के बाद भी मैं अपनी राय, अपनी बात तो आपके सामने कर ही सकता हूं, क्योंकि एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या रिलेशनशिप है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो अपनी सूचनाओं को, अपनी जानकारी को कितना साझा कर पाता है। और बीइंग अ फार्मासिस्ट, बीइंग अ फार्माकोलॉजिस्ट, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसके बारे में आपसे बात किया जाए। आज हम बात करने वाले हैं डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ कई बार आपने सुना होगा, अलग अलग नाम से इसको पुकारते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से बोलेंगे तो इसे डायबिटीज़ बोला जाता है। अगर आप टेक्निकल टर्म से बोलेंगे तो इसे डायबिटीज़ मेलाइटस बोला जाता है। अगर आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और कॉमन साधारण बोलचाल की भाषा में बात करते हैं तो इसे शुगर की बीमारी कहते हैं। और एक आयुर्वेदिक टर्म यूज़ करेंगे या जो एक हिंदी वर्ड है वो यूज़ करेंगे तो इसे मधुमेह की बात करते हैं। लेकिन आपको पता है कि डायबिटीज़ एक बार ऐसे ही बोल देना सही एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि डायबिटीज़ दो तरीके के होते हैं। एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस और दूसरा होता है डायबिटीज़ मेलाइटस। तो हमारा जो टॉपिक का फोकस है, कंसर्न है, वो इसी डायबिटीज़ मेलाइटस के ऊपर रहेगा। क्या आप जानते हैं कि इस डायबिटीज़ मेलाइटस के अलग अलग टाइप्स होते हैं? मुख्य रूप से अगर आप बात करें तो दो मेन टाइप होते हैं। पहला होता है टाइप 1 और दूसरा होता है टाइप 2। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि टाइप 1 क्या है, टाइप 2 क्या है। वाकई में बात भी सही है कि टाइप 1 बोल देने से, टाइप 2 बोल देने से क्या समझ में आएगा। तो इसके दूसरे नाम है। जब दूसरे नाम से पुकारेंगे तो आपको आधा समझ में आ जाएगा और बचा हुआ आधा मैं हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। पहले वाले का यानी कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस का दूसरा नाम होता है वो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, और टाइप 2 का दूसरा नाम है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, या इसी को इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी बोलते हैं। अब दूसरे दूसरे जो नाम हैं इनके, उनको जरा समझने की कोशिश करते हैं। टाइप 1 का दूसरा नाम मैंने बताया था इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका क्या मतलब है? ये मत सोचिए कि आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि आप टेक्निकल फार्मास्यूटिकल्स या कोई मेडिकल स्टूडेंट नहीं है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, बस इच्छा रखिए कि आपको समझना है। टाइप 1 का दूसरा नाम मैंने अभी भी कहा इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी व्यक्ति इससे सफ़र कर रहा है वो इंसुलिन के ऊपर या इंसुलिन के लिए किसी दूसरे सोर्स के इंसुलिन पे डिपेंड है, या यूँ कह सकते हैं कि उसकी बॉडी सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना पा रही है, बिल्कुल जीरो अमाउंट में इंसुलिन बन रहा है। तो उस इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए वो एक्सटर्नल सोर्स से बनाए गए इंसुलिन को ले रहा है। यानी कि हर एक बार जब जब वो खाना खाएंगे या खाना खाएंगी तो उसके लिए आपको इंसुलिन चाहिए, और वो इंसुलिन चूंकि बॉडी तो बना नहीं रहा, इसलिए दूसरे सोर्स से आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इसीलिए डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया आपको। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जो आसानी से अपने पैरों से चल सकता है, जैसे कि आप और मैं, तो हम यहां से वहां किसी की सहायता के बिना भी आराम से मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी कोई ऐसा दुर्घटना घटा कि आपके पैर में कुछ छोटे मोटे फ्रैक्चर हो जाएं, प्लास्टर चढ़ जाए और आप अपने खुद के पैरों से खुद से बिना किसी की हेल्प से यहां से वहां मूव नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सहूलियत के लिए या तो आपको एक व्हील चेयर दे दिया जाएगा या तो कोई व्यक्ति असाइन कर दिया जाएगा। तो जब कभी भी आपको कहीं पे जाना हो तो उसके कंधे पे आप अपना हाथ रख करके जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के दोनों सिचुएशन में क्या डिफरेंस हुआ? पहले आप खुद के ऊपर डिपेंड थे, या अगर मैं इसको ऐसा कहूं कि किसी और के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं थे। दूसरे एग्जांपल में यह हुआ कि अब आप मूवमेंट करने के लिए, चलने के लिए, यहां से वहां जाने के लिए या तो आप व्हीलचेयर के ऊपर डिपेंडेंट हो या तो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो आप डिपेंडेंट का मतलब समझ में आ गया। कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उस दूसरे पर्सन के ऊपर आपको रहना पड़ेगा निर्भर। वैसा ही है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें क्या होता है उसको समझते हैं। हमारी बॉडी में एक पार्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज एंडोक्राइन का भी एग्जाम्पल है, ये पैनक्रियाज एक्सोक्राइन का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पे एंडोक्राइन को हम कंसर्न में लेते हैं। एंडोक्राइन मतलब अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ कुछ ऐसे स्पेसिफिक हार्मोन को सिक्रीट करती हैं जो कि आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हार्मोन सिक्रीट करता है आपका पैनक्रियाज, उस पैनक्रियाज के अंदर भी एक पार्ट है बीटा सेल्स। ये क्या करता है? इंसुलिन बनाने का काम करता है। अब इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को लेके आपके सेल्स तक पहुंचाने में मदद करता है। तो अगर इंसुलिन है तो आपके ब्लड में जो ग्लूकोज पहुंचा है उसको वो लेकर के सेल्स तक पहुंचाएगा।
अब सेल्स तक अगर ग्लूकोज पहुंचाता है तो सेल इस ग्लूकोज का यूज अपने एक्टिविटी के लिए करते हैं। अपने एक्टिविटी के लिए मतलब आपको सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटी कर रहे हैं उसके लिए पूरा करता है और हमको एनर्जी मिलती है और अपना सारा काम करते रहते हैं। अब यहाँ पे अगर ये बात सोचें कि अगर इंसुलिन की कमी होने लगे या इंसुलिन ना ही बने तो फिर आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को उस सेल्स तक लेके कौन जाएगा, और जब सेल तक ग्लूकोज पहुंचेगा नहीं तो ताकत कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे एक बार फिर से वापस जाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ग्लूकोज ब्लड में आता कैसे है और ज्यादा क्यों होता है और इसकी सेल को जरूरत क्यों होती है। सभी चीजों को जानने का पूरा हक आपको बनता है। शॉर्टकट में निपटाना है तो कृपया वीडियो यहीं पे बंद कर दें, ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट तक अगर आपकी इच्छा हो तो बने रह सकते हैं। जब कभी भी हम कुछ भी खाते हैं, चाहे दाल चावल रोटी सब्जी कोई भी चीज क्यों ना हो, उस चीज के रेस्पेक्ट में क्या उसमें कॉन्स्टेंट प्रेजेंट है, उसके रेस्पेक्ट में आपकी बॉडी उससे ग्लूकोज बनाने की कोशिश करती है। कार्बोहाइड्रेट या शुगर सब्सटेंस आप लेते हैं तो उससे थोड़ा ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो जब कभी भी कुछ खाते हैं हम, वो आपके पेट में पहुंचता है और पेट में टूटने के बाद पूरा उसका मिक्स होने के बाद आगे जाके वो स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है, यानी कि छोटी आंत की ओर मूव करता है। छोटी आंत में जैसे ही वो पहुंचता है तो छोटी आंत का एक काम है कि उस फूड में जो भी कुछ खाया है आपने, उसमें से जो भी आपकी बॉडी के लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं या कभी कभार वो ज़रूरत की चीज़ें नहीं भी हो, यानी कि कह सकते हैं कि कुछ भी चीज जो खाने पीने के साथ गया हुआ हो उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको सोखता है और सोख करके सीधे ब्लड में भेज देता है, क्योंकि फाइनली उसको ब्लड के थ्रू ही तो शरीर के हर एक हिस्से में जाना है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपने कुछ खाया है वो आपके पेट में है और पेट से आपके शरीर के बाकी हिस्से में जा रहा होगा तो ये पूरी तरह से सही नहीं है। हाँ, पेट एक रास्ता है लेकिन फाइनली वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड समझ लो एक प्रकार से नदी है और वेसल्स जो है एक प्रकार से उसके चैनल्स हैं, पाथवे। तो ब्लड तो शरीर के सभी हिस्सों पे घूमता रहता है। तो अगर आपको अपने कॉन्स्टिट्यूएंट को, विटामिन्स को, मिनरल्स को या किसी दूसरे जो सब्सटेंस है उसको शरीर के हर एक हिस्से में पहुंचाना होगा तो उसको तो डालना पड़ेगा आपके ब्लड में ही। तो इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन उस खाने पीने की चीज़ों में से जो भी ग्लूकोज वगैरह होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह होता है, उसको एब्जॉर्ब करके ब्लड में पहुंचा देता है। अब उसके बाद बारी आती है आपके इंसुलिन की। ये इंसुलिन का रिसेप्टर जो है, जो आपके बॉडी के सेंस ऑर्गन्स हैं, वो डिटेक्ट कर लेते हैं कि अब आपने कुछ खाया है तो खाने पीने के बाद आपके ब्लड में ग्लूकोज आ चुका है। अब वो क्या करते हैं, इंसुलिन का सिक्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये इंसुलिन अपने रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पे कह लगते हो या ताले रूपी चाबी पे जाकर के काम करते हैं, तो ताले को खोल देते हैं इंसुलिन का रिसेप्टर। अब जब ये रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएंगे तो इंसुलिन का चैनल खुल जाएगा और उस चैनल से, उस पाथवे से, उस रास्ते से आपके ब्लड में जो भी ग्लूकोज बन करके अब पहुंचा है वो सेल तक पहुंचा दिया जाएगा। सेल जो आपकी बॉडी के फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट हैं वो काफ़ी सारी संख्या में अवेलेबल है। हर एक सेल के पास अपना अपना एक ऑर्गेनेल्स होता है, उसमें से कई चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बात करूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसे हम आपकी बॉडी का पावर हाउस कहते हैं क्योंकि यही एनर्जी जनरेट करता है। और जितना ताकत से मैं आपके सामने बात कर पा रहा हूँ वो इसीलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ने मेरे लिए एनर्जी बना के रखी है और मैं उसका यूज़ कर रहा हूँ। अगर एनर्जी नहीं बनेगा तो मैं एकदम से लस्त हो जाऊंगा, मैं शायद बात करने की क्षमता भी ना रख पाऊंगा। तो ये हर एक सेल जिस तक ये पहुंच रहा है वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू, बाकी सब्सटेंस के थ्रू, बाकी ऑर्गेनल्स के थ्रू एनर्जी बनाने का काम कर रहे हैं और सारा काम अच्छे से चल रहा है। आप अपने काम पे जा रहे हो, अपना काम कर पा रहे हो। ये अगर सिचुएशन थोड़ा देर के लिए मैं ये इमेजिन करूँ कि इंसुलिन वहाँ से गायब हो गया, इंसुलिन वहाँ पे है ही नहीं, तो अब जो ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज था उसे सेल्स तक लाने का जो काम कर रहा था इंसुलिन, वो तो नहीं रहा, वो तो करने वाला नहीं है। तो अब आपके ब्लड में से ग्लूकोज सेल तक पहुंचेंगे कैसे, और सेल्स तक अगर पहुंचेगा नहीं तो सेल को एनर्जी कैसे मिलेगी, और सेल को एनर्जी नहीं मिल रही है इसका सीधा मतलब यह है कि आपको एनर्जी नहीं मिल रही। अब इसका कारण एक प्रॉब्लम और भी हो जाएगा। दूसरी तरफ देखेंगे कि ब्लड से सेल तक नहीं पहुंचा ग्लूकोज तो है कहां रहा, कहां गया, कहां जमते जा रहा है आपका ग्लूकोज, कहां डिपॉजिट होते जा रहा है, यह आपके ब्लड में जमा होते जा रहा है। और इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लड शुगर, यानी कि ब्लड में शुगर, शक्कर का लेवल ऊपर जाता जा रहा है और यही प्रॉब्लम कहलाती है आपकी डायबिटीज, या इसे हम हाइपरग्लाइसेमिया भी बोल सकते हैं। ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। तो ये था आपका टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और दूसरा नाम है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पे लॉजिकली सोचिए कि अगर आपके शरीर में 0% में इंसुलिन बन रहा है तो फिर कैसे किया जाए। ऐसे में अगर सोचा जाए कंटिन्यू करने का तो पॉसिबल है नहीं, इसलिए आपको चाहिए इंसुलिन। अब अगर आपके घर पे यानी कि आपके शरीर पे इंसुलिन नहीं बन रहा है तो क्या हुआ, आप दूसरे से उधारी ले सकते हो। अगर आपके घर में कोई चीज़ कमी पड़ गई तो आप बड़ों से उधारी लेते हो ना, तो वैसा आपको दूसरे से लेके रहना पड़ेगा। रेडी टू ईट वाला
कॉन्सेप्ट है। आपको खाना खाना है तो खाना बना लीजिए, या अगर खाना नहीं बनाना तो बना बनाया मंगा लीजिए, यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको खाना बनाना बन रहा है, पॉसिबल है, तो आपकी बॉडी तो बना रही होती है इंसुलिन। नहीं पॉसिबल है तो आप बाहर से खाना मंगा रहे हो, यानी कि बाहर से इंसुलिन मंगा रहे हो। अब जब भी कुछ खाओगे उससे पहले इंसुलिन लगाएंगे, ताकि इंसुलिन सही मात्रा में आपके ब्लड में पहुंचे और उस ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज को यूटिलाइज करवाने में मदद करे। यह है टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। दूसरा जो मैंने कहा था कॉमन तरीके से अवेलेबल प्रॉब्लम में से, वह है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ज्यादा अच्छा होगा कि मैं ऐसे कहूं इंसुलिन इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। इसमें अब आप किसी और सोर्स से इंसुलिन के ऊपर डिपेंड नहीं है। हाँ, यह बात सही है कि पहले एक नॉर्मल व्यक्ति की तुलना में जितना इंसुलिन बन रहा था वो नहीं बन रहा। पहले वाला एग्जांपल मैंने आपको दिया था, उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। पहले वाला एग्जांपल मैंने कहा था कि अगर हम हेल्दी हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो हम आसानी से चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं। लेकिन पैर में बड़ा फ्रैक्चर हो गया, आप व्हील चेयर पर बैठ गए हो, तो बिना व्हील चेयर के आप जा नहीं सकते, सीवियर एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि अगर अब के केस में आपका पैर बहुत बड़ा सीरियस कंडीशन में नहीं है, हल्का सा मोच आ गया है, जिसकी वजह से आपको बैसाखी की, व्हील चेयर की या किसी दूसरे पर्सन की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सा लंगड़ा लंगड़ा के पैर को ऊपर नीचे करके धीरे 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 चल सकते हो। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पहले ऐसा ना दौड़ पाओगे ना भाग पाओगे, लेकिन बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी व्हील चेयर के, बिना किसी दूसरे व्यक्ति के कंधे पर हाथ रख के आप धीरे धीरे जरूर चल पाओगे। तो पहले वाला एग्जाम्पल और दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या डिफरेंस हुआ? पहले वाले एग्जांपल में यह डिफरेंस था कि आप पूरी तरह से डिपेंडेंट हो व्हील चेयर पे, आप एक कदम भी बिना व्हील चेयर के चल नहीं सकते। जबकि दूसरी में यह है कि आप चल तो सकते हो, लेकिन पहले के जितना भाग नहीं सकते। तो हम यहां पे टाइप 2 डायबिटीज को भी ऐसे समझ सकते हैं कि जो ऑर्गन हमारे लिए इंसुलिन बनाता है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। हाँ, ये बात जरूर होगी कि वो पहले से कम बना रहा है। जस्ट फॉर रफ एग्जाम्पल, एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं है, रफ समझाने के लिए आपको बोल रहा हूं कि मान लीजिए किसी हेल्दी व्यक्ति में, या जब आप हेल्दी थे तो आपका पेनक्रियास 100 इंसुलिन की जरूरत अगर थी तो वो 100 इंसुलिन बना रहा था, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और अभी की सिचुएशन में, यानी कि टाइप 2 में, जस्ट फॉर एग्जांपल 100 की जरूरत थी, तो हो सकता है वो 80, 70, 75, 85 ऐसा कुछ बना रहा हो, लेकिन कम बना रहा हो जितनी आवश्यकता है उससे। तो हमको उसको और बनाने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा, और जैसे हम दवाइयां लेकर के, जिसे हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं, उसके थ्रू हम लेकर के उसको इंक्रीज कर सकते हैं। इस केस में इंसुलिन बाहर से देने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ स्पेसिफिक केस को छोड़ करके। तो ये दो टाइप है, दोनों में डिफरेंस हुआ। अब मैक्सिमम लोगों को यह लगता है कि इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं। क्या अधिक मात्रा में मिठाई खाना, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, जलेबी जैसे किसी भी मिठाई को खाना, क्या इसका कारण है? तो आपको बता दूं कि यह कारण नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं फिर क्यों मना करते हैं, तो आपको ब्रीफिंग कर दूं, यह कारण तो नहीं है, लेकिन रिस्क फैक्टर जरूर है, इसलिए इनको अवॉइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके समझ में आ जाए इसलिए बताता हूं, अगर कहीं पेट्रोल रखा हुआ है तो पेट्रोल में अपने आप यूं ही आग नहीं लग जाएगी। लेकिन अगर कहीं आग लगी है और उसके पास में पेट्रोल लेके जाया जाए और बहुत कांटेक्ट नियर बाय लेके आ जाए, तो आग भड़क जरूर जाएगी। तो शुगर खाने से, शक्कर खाने से, जलेबी, मिठाई खाने से शुगर की प्रॉब्लम होती नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऑलरेडी शुगर की प्रॉब्लम है और इनका कंजप्शन वो कर रहा है, तो सीवियरिटी जरूर बढ़ सकती है, क्योंकि आपके ब्लड में जो भी नॉर्मल तरीके से खाया पिया खाना है उसका ग्लूकोज तो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। आप ऊपर से और ग्लूकोज अपने ब्लड में डालोगे तो वो कैसे यूज कर पाएगा? कॉमन सी बात हो गई। तो ये एक मेजर रिस्क फैक्टर है। अब हम बात करते हैं कुछ बेसिक पॉइंट्स की। आपको दोनों टाइप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पता चले कि आपको डायबिटीज है। यूं तो इसके लक्षण कुछ सिंपल से हैं और कुछ इंडिकेटिव हैं। सिंपल यानी कि जिसको देख करके समझ में आना इतना आसान नहीं होगा। इंडिकेटिव के बारे में बात करें तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि ये सीरियस हो सकता है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। कॉमन सिम्टम क्या क्या है? आपको थोड़ा थकावट लगने लगेगा। थकावट लगने लगेगा मतलब आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपको कोई सा काम करने में इच्छा नहीं आएगी। तो आपके मन में एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, जैसे मेरे दिमाग में आया करता था छोटे से में, जब हम फार्मेसी नहीं करते थे तब, कि अगर आपके ब्लड में बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ग्लूकोज ताकत देता है, तो फिर क्यों हमें वीकनेस लगती है? तो मेरा जवाब यह है कि मानता हूं कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली जिस तक पहुंचना चाहिए था, जो इस ग्लूकोज को यूज करके एनर्जी बनाता है, उस तक तो नहीं पहुंच पाया। ब्लड में होने से क्या होता है, वो जाके सेल पे पहुंचेगा तभी तो होगा। एग्जाम्पल कि आपको बहुत भूख लगी है और मेरे पास बहुत सारा खाना रखा हुआ है, तो खाना खाने का औचित्य तब होगा जब खाना आपके पास पहुंचेगा, आप खा पाओगे, तब आपकी भूख सॉल्व हो जाएगी।
लेकिन अगर आपको मैं बोलूं कि देखो मेरे पास बहुत सारा खाना है और आपको भूख लगी है, तो मैं तो कहूं कि बहुत सारा खाना मेरे पास रखा हुआ है, आपको भूख क्यों लग रही है? क्यों लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। लेकिन आप कहेंगे खाना आए तो सही, तब तो मैं खाऊं, तब तो भूख मिटे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ब्लड में रहने से क्या फायदा? ब्लड से मूव करके सेल्स तक पहुंचे, जो उसे यूज करेंगे तब तो कोई कॉन्सेप्ट होगा। तो इसलिए हमको वीकनेस लगने लगती है, क्योंकि ब्लड से मूव करके सेल्स तक तो पहुंच ही नहीं पाता, तो आपको कमजोरी लगने लगेगी। दूसरा, आपको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगेगी। प्यास इसलिए लगेगी क्योंकि वहां पे आपके ब्लड में जो है कंसंट्रेशन शुगर का बढ़ रहा है, इसलिए वहां पे ऑस्मोसिस का प्रिंसिपल काम करेगा और अगल बगल सेल से वो ब्लड में पानी को खींचेगा, तो ब्लड के बाकी सेल से पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन होने लगेगा, इसलिए आपको प्यास लगेगा। और उसके बाद दूसरा एसोसिएटेड सिम्टम है पॉलीयूरिया। आपको बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब ब्लड में कंसंट्रेशन बढ़ा है और आगे के पीछे के सेल से पानी खींच रहा है, तो ब्लड तो प्यूरिफाई करने के लिए किडनी पे जाएगा ही, तो अधिक अमाउंट में यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो ये आपको बहुत प्यास लगना, बहुत यूरिन पास करना, ये दूसरे तीसरे सिम्टम हो गए। बहुत ज्यादा भूख लगना भी इसके सिम्टम है। अचानक भूख लगने लगेगी, आप सब तरफ से पसीना पसीने होने लगोगे, कपकपाने लगोगे, ये भी उसके सिम्टम है। ये दो तरह के सिम्टम में देखे जा सकते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया के केस में भी देखने को मिलता है और हाइपरग्लाइसीमिया के केस में भी दिखता है। हाइपोग्लाइसीमिया के केस में तब दिखेगा जब आपने कोई ऐसी ड्रग ले ली, एंटी डायबिटिक ड्रग ले ली, तो फिर आपको ये देखने को मिल सकता है, अदरवाइज ठीक है। इसके बाद अगला सिम्टम क्या है? अगर आपके हाथ में, पैर में, बॉडी किसी पर्टिकुलर पार्ट में थोड़ा बहुत चोट लग जाती है, जो अगर बहुत पहले देखा जाए जब आपको डायबिटीज नहीं था, तो वो इजीली सेल्फ रिकवरी ले लेता था, कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाता था। लेकिन जब आपको डायबिटीज है, सीवियर लेवल में डायबिटीज है, तो ये जो कट्स है ना, वो धीरे धीरे बड़ा 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 और बहुत बड़ा रूप ले लेगा और उसके रिकवरी होने के चांसेस बहुत धीरे धीरे होते जाएंगे। हो सकता है कि वो इतना नासूर बन जाए कि गैंग्रीन की प्रॉब्लम तक आ जाए, और भगवान न करे कभी ऐसा, बट उसको कट करने की नौबत तक आ सकती है, क्योंकि बहुत बड़े गड्ढे हो जाते हैं। ये तो मैंने खुद देखा हुआ है, आंखों के सामने देखा है कि छोटा सा कट कितना बड़ा गड्ढा बन गया कि उसमें आपका एक रुमाल जो हम लोग यूज करते हैं वो पूरा आसानी से अंदर चला जा सकता था, इतनी गड्ढी हो गई, जबकि छोटा सा एक कट लगा था। तो डायबिटीज शुड बी ट्रीटेड एज सुन एज पॉसिबल। ये कुछ बेसिक सिम्टम मैंने बताए। अब एक और सिम्टम जिसको हम पहचान सकते हैं, वैसे ये अब देखने को जनरली नहीं मिलते हैं, पहले की बात अगर किया जाए तो ये एक सिम्टम आसानी समझ में आता था। जब टॉयलेट्स नहीं हुआ करते थे तो हम कहीं भी आसपास यूरिनेट कर दिया करते थे। अगर घर के किसी कोने में यूरिनेट करते थे विदाउट हैविंग टॉयलेट, तो वहां पे कुछ समय बाद चींटियां आ जाती थी। तो चींटियां आ रही हैं, इसका मतलब आपको पता है कि चींटियों को क्या पसंद है? मीठा पसंद है। तो जहां भी मीठा होगा वहां पे चींटियां आएंगी। तो अगर आपने यूरिन पास किया, यूरिन जनरली नमकीन होता है, बट अगर आपको शुगर की प्रॉब्लम है तो यूरिन में शुगर का भी मात्रा जाएगा, तो वहां पे चींटियां आ रही हैं, इसका मतलब है कि आप शुगर को एक्सक्रीट कर रहे हो। इसका मतलब आपके बॉडी में बहुत ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज है और आप डायबिटिक के पेशेंट हो। क्योंकि आजकल सब जगह स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, आई मस्ट अप्रिशिएट दिस इनिशिएटिव, कि यहां पे आप वॉश आउट कर देते हो अपने यूरिन को एक वॉशरूम में और फ्लश भी मार देते हो, तो वो चीजें तो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। तो ये चीजें हम पहले के जैसे समझ सकते हैं। बाकी और भी चीजें हैं, आपके आंखों का जो विजुअलाइजेशन कैपेसिटी है वो थोड़ा कम होने लगेगा, वीकनेस महसूस होने लगेगा, जैसे मैंने पहले ही कोट किया। तो ये चीजों को आप देख करके समझ सकते हो। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है उससे पहले समझते हैं डायग्नोसिस क्या है। डायग्नोसिस बहुत सिंपल सा है। आप या तो आप अपने हाथ में खुद को प्रिक कर सकते हो, जिसका डायबिटीज़ का एक ग्लूकोमीटर आता है, वो आपने प्रिक किया फिंगर को, उस पर लगाया, वो अपने आप कुछ ही सेकंड्स में बता देगा कि आपका लेवल कितना है। या तो पैथोलॉजी वाले आप में जाकर के आप चेक करा लो, खाना खाने से पहले, बिल्कुल नाश्ता करने से पहले, उठते ही आप चले जाओ और नाश्ता करने के कुछ समय बाद आपके रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली वहाँ चले जाओ। HbA1c टेस्ट भी होता है कि पास्ट में कितने दिनों से आपको डायबिटीज का लेवल कितना रहा है वो बता देता है। तो सारे ऑप्शन आपके पास हैं, बिजी बहुत कॉमन से टेस्ट हैं, इजीली अवेलेबल होने वाले हैं, कोई विशेष सावधानी की जरूरत नहीं पड़ती टेस्ट के लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं होती, बहुत ही कम समय में आपका टेस्ट आराम से हो जाता है। अब इसके ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट को हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कैटेगरी है प्रिवेंशन, एंड यू नो इट वेरी वेल, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर, एंड अल्टीमेटली ट्रीटमेंट। ऑब्वियसली ट्रीटमेंट के भी दो सब टाइप आ जाएंगे, आयुर्वेदिक और दूसरा एलोपैथिक, और दूसरा होता है एलो आयुर्वेदिक, यानी कि एलोपैथिक प्लस आयुर्वेदिक। ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा बनाया हुआ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्रिवेंशन की। तो अगर आपको लगता है कि कहीं भी इस तरह के डायबिटीज का कंडीशन आपको देखने को मिल रहा है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, रिस्क जो फैक्टर है उसको आपको कम करना चाहिए। रिस्क फैक्टर में सबसे पहला पार्ट आ जाता है आपकी लाइफस्टाइल, जिसमें मोटापा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। तो अगर आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं, ओबेस हैं, मोटापा आपको परेशान कर रहा है, तो आप अपना वर्कआउट करो, कम से कम 20 मिनट पैदल चलो, लंबे लंबे चलो, कदम चलो, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली बढ़ाओ, अचानक से भागना शुरू मत कर दीजिए, प्रोग्रेसिवली धीरे से बढ़ाते जाइए। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने डाइट में ऐसी चीजों को बिल्कुल अवॉइड करना स्टार्ट कर दीजिए जिसमें शुगर बहुत अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे स्वीट्स वगैरह। तीसरा, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल कंज्यूम करना स्टार्ट कर
कर दीजिए, वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। और उसके बाद आप कोशिश करिए कि खाना इकट्ठे एक साथ पेट भर के खाने के बजाय थोड़ा 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 गैप करके खाया जा सके, तो इससे बहुत अच्छा होगा। एज मच एज पॉसिबल आप वाटर का इंटेक करिए। और अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, ये तो प्रिवेंशन हो गया, बहुत सारे प्रिवेंशन मेथड और भी हैं, बट उनको हम स्किप कर रहे हैं आज के वीडियो के लिए। अगर आप बात करते हैं ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में भी मैंने जैसा कहा कि 3 मेथड है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, एलो आयुर्वेदिक है, यानी कि दोनों को मिला करके हम यूज करते हैं। ये तीसरा टर्म मैंने अपने मन से बोला है आपको। तो पहला है आपका आयुर्वेदिक, एंड आई बिलीव कि आयुर्वेदिक बहुत अच्छा काम करेगा, बशर्ते आपकी सीरियस बहुत डेंजरस ना हो, हायर लेवल पे ना पहुंच गया हो। इनिशिएट हो रहा है तो आप इसको यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव आफ्टर कंसल्टिंग योर फिजिशियन, जिसमें आप गिलोय का यूज़ कर सकते हैं, कालमेघ का यूज़ कर सकते हैं, नीम का यूज़ कर सकते हैं, और भी कई कॉन्स्टिट्यूएंट आते हैं आयुर्वेदिक में, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आपको लगे कि आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है ये एलोपैथिक दवाई, तो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। एलोपैथिक में बहुत सारे रिव्यूज़ हमने हमारे चैनल पर अपलोड किया हुआ है, वहाँ पर भी आ सकते हैं, जिसमें आपका मेटफॉर्मिन एक कॉमन ड्रग है, ग्लिमिप्राइड बहुत इंपॉर्टेंट चलता है, तो आपका पायोग्लिटाजोन चलता है। तो ऐसे कई सारे ड्रग्स हैं, डिपेंड्स करता है कि सीवियरिटी क्या है, इंडिकेशन क्या है, चॉइस क्या है, उसके हिसाब से आप ड्रग का सिलेक्शन कर सकते हैं। और तीसरा जो मैंने कहा था कि दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो ये है कि आप डेली लाइफ में कुछ ऐसा करो कि उसमें आप वॉक भी करो, कुछ आयुर्वेदिक सब्सटेंस को भी यूज करो। तो आप एकदम 2 दिन 4 नीम के पत्ते चबा लो, गिलोय के पत्ते चबा लो, या उसके डंठल को काढ़ा बना के पी लो, या कालमेघ का यूज करना शुरू कर दो, तो वो एक इंपॉर्टेंट काम करेगा। और साथ में आप जो भी आपके डॉक्टर ने आपको एलोपैथिक दवाइयां दी हैं, इनको भी यूज करना शुरू कर दो। तो सब कुछ साथ में मिला करके आप एक अच्छा खासा रिजल्ट ऑब्टेन कर सकते हो। याद रखिएगा, डायबिटीज इज वेरी डेंजरस, इसलिए आपको एज सून एज पॉसिबल इसको ट्रीट करना है, क्योंकि आगे जाकर के आपके ब्लड को थिक कर सकता है, ब्लड वेसल्स को नैरो कर सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है स्ट्रोक की प्रॉब्लम भी आ सके। तो इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। जानकारियां देना मेरा फर्ज बनता है, और सभी जानकारी मैं आपको पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ दे रहा हूं, बिकॉज आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एज वेल एज प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट। आई एम हैविंग 11 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मुझे खुशी होगी अगर आप कमेंट बॉक्स में या तो फीडबैक दे दें कि आपको वीडियो कैसा लगा, या आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन होगा विदाउट एनी इंडिकेशन रिगार्डिंग मेडिसिन, तो मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। दवाइयों के बारे में मत पूछिएगा, क्योंकि दवाइयों के बारे में जानकारी तभी दी जा सकती है जब हम पेशेंट के बारे में पूरी जानकारी रख सकें, और हमारे पास फिलहाल ऑनलाइन मोड में ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है। इसलिए केवल इंफॉर्मेशन आप पूछेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, फीडबैक देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कर सकूं, और अच्छे से अच्छा करने के लिए मुझे पता होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो कैसे चल रहा है। आई होप कि आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।